हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग को पता है एनसीईआरटी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसी को देखते हुए हम लोग आज से एनसीईआरटी की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज ये पहला वीडियो होने वाला है। और ये पहला वीडियो है जिसमें आपका 6th क्लास का एनसीईआरटी का साइंस का होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला चैप्टर है आप लोग का भोजन के घटक। ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, भोजन के घटक। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर में भी आपको दिखाया गया है और यहाँ पे क्रियाकलाप 1 में दिया हुआ है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं, है ना। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। आगे एक सारणी दिया है, उसे पूरा करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। ओके, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ला पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके, है ना। हर कोई अलग अलग टाइम पे अलग अलग व्यंजन खाते हैं। ठीक है, कोई बहुत सारे व्यंजन खाते हैं, कोई उतना सक्षम नहीं हो पाते हैं बनाने में, तो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग खाते हैं। ओके, सो आइए आगे देखते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। ओके, क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों से या जंतुओं से मिलते हैं। ओके, इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? ओके, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। ठीक है, पोषक किसे कहते हैं? तो जो कच्ची सामग्री में जो संघटक होते हैं वो हमारे जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो संघटक, उसे पोषक कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं पोषक में क्या क्या होता है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक है क्या? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ओके, ये सब जो हमारे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। ओके, आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में लिखें। तो यहाँ पे आपका ये प्रेक्षण सब है। ठीक है, तो जब आप लोग स्कूल में ये सब पढ़ाई कर रहे होते, ये सब स्कूल में अगर किए रहते, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होता। अभी हम लोग को ये बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमें अपना बेस को मजबूत करना है। तो इसको आगे हम देखते हैं। ठीक है, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। तो इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, तो नॉर्मल आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ओके, तो यहाँ पे जो परीक्षण हो रहा है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्या है कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। ओके,
हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ओके, तो मंड के लिए परीक्षण यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे यहाँ देखिए, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। कोई भी खाद्य पदार्थ ले लीजिए, ठीक है। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। इसमें थोड़ा सा इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना होता है, 2 या 3 बूंद। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है, ठीक है। उसको देखने को नीला या काला हुआ है या नहीं, या यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। अगर वो जो सॉल्यूशन है नीला या फिर काला हुआ तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ओके, इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है दूसरा खाद्य पदार्थ ले लीजिए, उसके साथ भी यही एक्सपेरिमेंट कीजिए। उसमें भी ऐसे ही आयोडीन डाल के देखिए कि वो उसका रंग नीला या काला पड़ रहा है या नहीं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का कैसे परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज में ही आएगा, लेकिन ये पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपको प्रोटीन के लिए परीक्षण। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। ओके, खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है, ठीक है। तो आप लोग को ये सब समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि ये कोई आप लोग बच्चे तो हैं नहीं यहाँ पे, बस थोड़ा सा देखना है, रिवीजन करना है कि क्या है इस बुक में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स को देख रहे हैं। आगे देखिए क्या है, वसा के लिए परीक्षण, ठीक है। तो वसा के लिए भी यहाँ पे देखिए, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज़ फट ना जाए। ओके, अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे और मतलब तेल के धब्बे हैं या नहीं, ठीक है। इसमें यहाँ देखिए, कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। ओके, खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है, ठीक है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिनमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। ओके, क्या क्या विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को हमें क्यों आवश्यकता होती है? यहाँ पे हमारे शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे लिए पोषक तत्व क्यों इतना इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो आइए जानते हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो विभिन्न प्रकार के जो पोषक है वो हमारे शरीर के लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। आपका एक यहाँ पे ये पॉइंट हो गया है नोट करने वाला, ठीक है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, जैसे कि देखिए क्या क्या है। आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, मक्का है, बाजरा है, चावल है, गेहूं है। तो ये सब आप लोग अपने ध्यान में रख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वसा के कुछ स्रोत है। वसा के कुछ स्रोत यहाँ पे आपको ए में यहाँ पे ये दिया हुआ है, ए में जो आपके पौधों से प्राप्त होते हैं, ये वाला, ठीक है। ये आपके पौधे से प्राप्त होते हैं। और जो नीचे वाला जो पार्ट है वो आपके जंतु से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये फिगर आप लोग को देख लीजिएगा, ठीक है। सो आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ देखिए प्रोटीन के कुछ स्रोत दिया हुआ है यहाँ पे।
प्रोटीन के कुछ स्रोत में यहाँ पे जो ए में है वो आपको पौधे से प्राप्त होते हैं। ये सब जो है देखिए, प्रोटीन के स्रोत में क्या क्या है, चना है, मूंग है, तुअर दाल है, राजमा है, ज़्यादातर जो दाल होते हैं वो सब प्रोटीन के स्रोत है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है। ओके, नीचे में लोग देख रहे हैं जो जंतु से प्राप्त होते हैं हमें, ठीक है, वो यहाँ पे दिया। देखिए जैसे मछली है, मांस है, दूध है, ये सब हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु से ही प्राप्त होता है ना ये सब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं दाल पिया करो, दूध पिया करो। ठीक है, प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला हो गया, प्रोटीन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ठीक है, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। ठीक है, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप लोग सभी को पता ही होगा, ये सब आप लोग इस सब से अनजाने नहीं हैं। ओके, विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है विटामिन ए, बी, सी, डी के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे देखिए जैसे क्या बोल रहा है, विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र में दर्शाए गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं चित्र को भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हम लोग को दिख रहा है, विटामिन ए से भरपूर जो स्रोत है यहाँ पे ये वाला देखिए, इस वाले फिगर में दिख रहा है। ओके, तो क्या क्या है, विटामिन ए हम लोग को किस किस चीज़ में, पपीता में, गाजर में, आम में, ओके, यहाँ दूध में, ठीक है, मछली का तेल जो है इसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पे विटामिन बी किन किन चीज़ों में मिल सकते हैं, तो विटामिन बी हो गया गेहूं में, चावल में, यकृत जो लीवर जो होता है उसमें। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं नीचे क्या है, विटामिन सी जो भी खट्टे फल फ्रूट जो भी है उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए संतरा है, टमाटर है, मिर्च है, आंवला है। ठीक, ये सभी विटामिन सी के स्रोत है। अब आगे देखते हैं क्या है विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी में क्या क्या हो जाते हैं, तो विटामिन डी में हो गया दूध हो गया, मक्खन हो गया, मछली हो गया, अंडे हो गया। ठीक है, यहाँ भी लीवर हो गया। ओके, तो ये सभी आप लोग को पता चल गया। फिर नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए, हमारे शरीर में भी मतलब हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दोनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। तो यहाँ पे विटामिन डी का एक स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पे क्या है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं ना सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए, इससे विटामिन डी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो अभी बहुत से लोग नहीं ले पाते हैं, जिससे विटामिन डी की कमी हो जाती है उससे। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। ठीक है, हमारे शरीर को वहाँ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसके अलावा यहाँ देखिए, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। ओके, विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, अभी हम लोग ये पढ़ने के बाद चित्र को देखते हैं। क्या है, अधिकांश पदार्थ में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को आवश्यक देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध भोजन है। ओके, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे जो फाइबर हमें ज़रूरत होती है, वाटर ज़रूरत होती है, तो इसी फाइबर का हिंदी में यहाँ पे इसको रुक्षांश नाम दिया गया है। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में आगे देखते हैं क्या, हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मतलब फाइबर की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं। ठीक है, रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। ओके, और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं आप लोग के,
जैसे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहे हैं, रुक्षांश मतलब आपको समझ में आ गया। फाइबर जो हमें पोषक नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन जो कि हमारा जो भोजन जो हम लोग खाते हैं ना, उसका जो आयतन है, देखिए इसका आयतन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो फाइबर जो रुक्षांश है, बिना पचा हुआ जो भोजन होता है हमारे बॉडी में, उसको बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो फाइबर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। देखो फाइबर नहीं रहेगा अगर हमारे बॉडी में, तो हमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है, हमारे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ चित्र में देखते हैं क्या क्या खनिज लवण है। यहाँ पे देखिए क्या है, आयोडीन के कुछ स्रोत में आ गया, पालक हो गया, ठीक है, अदरक हो गया, यहाँ पे मछली हो गया, अभी बहुत कुछ है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं हम लोग फास्फोरस के कुछ स्रोत। यहाँ पे देखिए क्या क्या हो गया, दूध हो गया, केला हो गया, और कुछ अनाज है, ठीक है, मिर्च है, ठीक, लोहा के मतलब लौह, ठीक है, आयरन के कुछ स्रोत है, उसमें भी आ गया आपका पालक हो गया, सेब हो गया, और यहाँ पे बहुत सारे जो फल होते हैं उसमें से सब आयरन के स्रोत होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लीवर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, कैल्शियम के स्रोत में आपका ये दूध हो गया, ठीक है, एग हो गया। तो ये सब कुछ खनिज लवण है, ठीक है। ये सब जो भी कैल्शियम है, लोहा है, फास्फोरस है, आयोडीन, ये सब खनिज लवण के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारी सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दे रखा है, क्रियाकलाप को भी हम लोग पढ़ेंगे। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिनमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। यहाँ पे जल का इंपॉर्टेंस आप लोग को पता चल गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट, कि एक इंसान को एक संतुलित आहार के रूप में क्या क्या लेना चाहिए उसको हम लोग देखेंगे। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अभी हम लोग पोषक तत्व के बारे में अभी हम लोग पहले पढ़े थे, तो उसी पोषक तत्व का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम, है ना। कोई भी पोषक तत्व है वो न ज़्यादा हो ना ही कम हो, इससे हमारे जो शरीर का जो डाइट है, जो बैलेंस होना चाहिए वो नहीं हो पाता, ठीक है। ऊपर नीचे हो जाने के कारण इसी वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अभी हम लोगों ने उधर पढ़ा पोषक तत्व होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए? खनिज लवण होना चाहिए, और यहाँ पे रुक्षांश होना चाहिए, मतलब फाइबर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कह रहा है यहाँ पे? संतुलित आहार। तो आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ओके। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी उम्र के हैं, तो सभी लोग एक ही प्रकार का भोजन करेंगे क्या? यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारी संतुलित आहार हमारे शरीर कार्य पर भी निर्भर करती है, ठीक है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है। आप इसमें बोल रहे हैं कि अपना जो भी क्रियाकलाप करने के लिए जो अभी आपको करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बुक पढ़ना है, ठीक है, समझना है। ये सब जो 6th क्लास में जो बच्चे हैं उन लोग के लिए, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन हम लोग यहाँ इसको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना का जो अंकुरित बीज जिसको कहते हैं, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, यहाँ पे एक यहाँ नोट कर सकते पॉइंट, है ना। यहाँ पे फर्मेंटेड भोजन साउथ के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, धेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियाँ तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं,
ठीक है। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि संतुलित आहार लेने के लिए ये नहीं है कि बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, ठीक है। आप एक मिनिमम अमाउंट में भी लोग संतुलित आहार ले सकते हैं जो आपके बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो हम लोग मिनिमम अमाउंट में भी हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, ओके। आइए आगे देखते हैं क्या है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो, ठीक है। सिर्फ भोजन करने से नहीं होता है, उसको अच्छे से पकाना चाहिए ताकि जो उसमें जो पोषक तत्व जो अवेलेबल होते हैं वो नष्ट ना हो जाए। इतना ज़्यादा भी ना पका देना चाहिए कि उसका सारा पोषक तत्व नष्ट ही हो जाए, ठीक है। तो हम लोग को वो आहार लेने का क्या फ़ायदा होगा। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो ये संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। जैसे कि सब्जियां होती हैं उनके छिलका उतार देते हैं तो उसमें भी तो कुछ पोषक तत्व होंगे जो हम लोग नहीं ले पाते हैं, ठीक है। दाल को भी बार बार अगर धोया जाए तो उसका भी जो उसमें विटामिन है, खनिज लवण है, वो अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है, ठीक है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें, ठीक है। आगे देखते हैं। बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता। अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था, ठीक है। ये सोच रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है उसके अतिरिक्त हम लोग वसा युक्त ही भोजन खा लेते हैं, तो क्या ये भी तो फ़ायदेमंद हो सकता है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, सोचिए, क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था। निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। हमारे शरीर में जितना ज़्यादा वसा हो जाएगा उतने ज़्यादा हम लोग मोटे हो जाएंगे। यहाँ पे ये फिगर में भी दिखा रहा है, यही बूझो है इसका नाम, ठीक है। जैसे देखिए वसा युक्त भोजन खाया तो इसका पेट बाहर निकल गया, मोटा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए संतुलित आहार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अभावजन्य रोग। क्या पढ़ने वाले हैं? अभावजन्य रोग। यहाँ देखिए, तो इसमें क्या है देखते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो यह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। ये रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग का यहाँ पे अपना पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व का कमी हो जाता है, ठीक है। एक या एक से अधिक पोषक तत्व का जब कमी हो जाता है और वह बहुत लंबी अवधि तक यहाँ पे रहती है, ठीक है। क्या रहती है? जब वो बहुत लंबी अवधि तक रहती है तो उसका जो पोषक तत्व जो है हमारे शरीर में वो कम हो जाता है और इसी के कारण यहाँ पे रोग उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में यहाँ पे बोलते हैं अभावजन्य रोग। सो आगे देखते हैं क्या है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे भोजन में अगर हम लोग प्रोटीन की मात्रा नहीं ले पा रहे हैं सही से तो उसमें रोग में क्या क्या हो सकता है, उसकी वृद्धि रुक सकती है, जैसे लंबाई रुक सकती है, हाइट रुक सकती है, ठीक है। छोटा ही रह जाता है आदमी, चेहरे पे जो सूजन आ जाता है, बालों का रंग उड़ जाता है, बाल वाइट हो जाता है, ठीक है। त्वचा की बीमारियां हो सकती है उससे, पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, अगर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी व्यक्ति के लिए, अगर दोनों ही उसके डाइट से गायब हो जाए बहुत लंबे समय के लिए तो क्या होता है,
ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, ठीक है, दुबला पतला हो जाएगा। कुपोषित व्यक्ति जो होते हैं वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे जैसे कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट वही नहीं रहेगा तो उसमें ताकत ही क्या बचेगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियाँ हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 1.3 में दर्शाए गए हैं, आगे के टेबल में दर्शाए गए होंगे कि कौन सा रोग किसके कमी से होता है, ठीक है। अभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेंगे तो ये सब रोगों से हम लोग मुक्त रहेंगे। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ओके, हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि भारत में विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से के भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, लेकिन सब में जो पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो सामान्य होती है, ठीक है, सामान्य होती है। इसी वजह से हम लोग को क्या होता है कि हम लोग जो भोजन खाते हैं वो बैलेंस डाइट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या बैलेंस डाइट ही लेना चाहिए। तो आगे वाले यहाँ पे टेबल में क्या है, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग दिए गए हैं, ठीक है। इसको हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो ये आप लोग ध्यान से देखिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है क्षीणता दृष्टिहीनता। यहाँ पे जो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। इसका लक्षण क्या होता है, कमज़ोर दृष्टि, जो इसकी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देना, जैसे रात में भी हम लोग को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, वो भी नहीं दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाता है। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। ओके, यहाँ पे हम लोग जाने विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी, देखिए बी से ही है और रोग का नाम भी बी से ही है, तो आप लोग को आसानी होगी याद करने में। B1 की कमी से बेरी। इसका लक्षण है दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। ये आप लोग को ये सब याद करना है, ठीक है। और इसका लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ठीक है। विटामिन D की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, और इसके लक्षण है अस्थियों का मुलायम होना, मुड़ जाना, ठीक है, हड्डी ये सब थोड़ा सा ये सब मुलायम हो जाता है। अब देखिए कैल्शियम की कमी से होने वाला कौन सा क्या होता है, अस्थियाँ और दंत क्षय। यहाँ पे देखिए अस्थियाँ और दंत से जो हड्डी जो हम लोग का होता है वो सब कैल्शियम से ही बना रहता है। जब कैल्शियम ही नहीं रहेगा तो हमारा जो अस्थियाँ हैं, जो हड्डियाँ हैं, दंत क्षय, दांत भी कैल्शियम का बना होता है, ये सब डीके होने लगेगा, मतलब सड़ने लगेगा, ठीक है। तो इसका लक्षण है कमज़ोर अस्थियाँ हो जाएगी, हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, दांत कमज़ोर हो जाएगा, टूटने लगेगा, ठीक है। अब देखिए आयोडीन की कमी से होगा हम लोग को घेंगा रोग, जिसको इंग्लिश में गॉइटर बोलते हैं, ठीक है। तो गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। बहुत दिन पहले हम लोग देखते थे, टीवी पे भी ऐड आता था कि आयोडीन का कमी बहुत ज़्यादा होता था पहले, तो यहाँ पे जो गर्दन जो होता था वो फूल जाता था, ठीक है। तो अब तो बहुत कम ही हो गया आयोडीन, क्योंकि नमक में तो आयोडीन पाया ही जाता है। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग, ठीक है, तो गर्दन फूल जाते हैं। आगे क्या है, लोहा की कमी से अरक्तता होती है। इससे अरक्तता मतलब कि ब्लड में कमी हो जाती है, ठीक है। गर्ल्स लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है आयरन की कमी, और उनमें कमज़ोरी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है क्या कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और क्या लक्षण होते हैं। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। वैसे तो सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो का इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। या तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स में लिख सकते हैं उसको। सो आगे हो गया है, ये आपके प्रमुख शब्द है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है संतुलित आहार के बारे में। यहाँ हम लोग देख रहे हैं बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश मतलब फाइबर, ओके। फिर यहाँ पे है स्कर्वी, मंड, विटामिन, ठीक है, हो गया है। तो अभी हम लोग का ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आंसर है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा इजी वे में। और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, चैप्टर 1, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आपका होगा चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तब तक के लिए बाय।